हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है ईट विद पंकज में। और आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको जानते हैं कि हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जान रहे हैं और उत्तराखंड में परमार वंश के कुछ राजाओं के बारे में हम पिछले कुछ लेक्चर में, कुछ वीडियोस में हम देख चुके हैं। आज नेक्स्ट जो शासक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं अगर वो नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि आज के शासक के बारे में, तो भाई आज का जो हमारा शासक होने वाला, कल हमने पढ़ा था कि भाई किस तरीके से सहजपाल आया, सहजपाल का बेटा बलभद्र शाह आया, किस तरीके से उन्होंने राज किया। तो आज का जो शासक है हमारे पास वो होने वाला है मानशाह। भाई टाइम पीरियड रहेगा 1591 से हमारे पास 1611 ईस्वी तक एक नया हमारे पास शासक रहा है मानशाह के बारे में। तो मानशाह के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे ही मानशाह ने राजगद्दी पर मानशाह बैठा, वैसे ही मानशाह ने क्या किया कि सबसे पहले अटैक कर दिया। कहां पर? दापा क्षेत्र पर सर्वप्रथम क्या कर दिया? अटैक कर दिया। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि भाई पहला परमार वंश का पहला शासक कौन, एक शासक के बारे में हम वहां पर पढ़ चुके हैं, जिक्र वहां पर हो चुका है। इसका नाम था विजयपाल। तो विजयपाल ने सबसे पहले दापा क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन वहां पर वो सक्सेस नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। इसलिए भाई दापा क्षेत्र पर अटैक किया विजयपाल ने, सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो है आक्रमण किसने किया था, तो भाई वो विजयपाल था। लेकिन इसके बाद मानशाह दूसरा ऐसा परमार शासक हुआ जिसने सबसे पहले दापा क्षेत्र पर क्या कर दिया? अटैक किया। और ये सफल आक्रमण भी रहा, क्योंकि वहां का उस समय जो राजा हुआ करता था वो हुआ करता था काकवानौर। उस समय दापा क्षेत्र का राजा हुआ करता था और मानशाह ने काकवानौर को वहां पर पराजित किया। और कहा जाता है कि 1000 स्वर्ण कलश, 1000 स्वर्ण कलश भाई लूट कर लेकर आ गया। कौन? मानशाह यहाँ पर लेकर आ गया। और जैसे ही वापस लाया तो यहाँ पर गौरी मठ में उसको क्या कर दिया? उन सारे कलशों को गौरी मठ में उसने स्थापित कर दिया। किसने? मानशाह। तो आप ये कह सकते हैं कि दापा क्षेत्र पर आक्रमण, पहला सफल आक्रमण करने वाला जो परमार वंश का शासक कौन था? मानशाह। अगर सिंपल पूछेगा तो सिंपल में कौन आएगा आंसर आपका? विजयपाल। इसी के बारे में अगर हम बात करें कि भाई अगर समकालीनों की अगर हम बात करें तो समकालीन की अगर हम बात करें तो उस समय चंद्रवंश पर किसका? बालो कल्याण चंद्र, रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद, ये शासनकाल मानशाह के शासनकाल में रहेंगे। विशेषकर चंद्र शासन में लक्ष्मीचंद को हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अभी तक कोई परमार वंश में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है जिसने मुगलों के प्रति कोई विशेष आकर्षण दिखाया हो, या मुगलों ने परमार के प्रति कोई आकर्षण दिखाया हो। यानी कि राजनीतिक चतुरता चल रही है, ना कोई आक्रमण कर रहा है लेकिन कोई जा भी नहीं रहा है। इस तरह की राजनीतिक जो चतुरता यहाँ पर चल रही थी। तो भाई जैसे ही यहाँ पर समकालीन अगर हम पहले देखें, जहांगीर, दिल्ली सल्तनत की समकालीन देखें तो यहाँ पर उस समय शासनकाल आ गया है किसका? जहांगीर का। अब कहा जाता है कि भाई उस समय जो जहांगीर था, इस जहांगीर के शासनकाल में एक कवि रहता था, उसका कवि का नाम था कवि भरत। तो इसके शासनकाल में रहता था जिसने जहांगीर के लिए एक पुस्तक लिखी, जहांगीर विनोद। कौन सी? जहांगीर विनोद नामक एक पुस्तक लिखी। और जहांगीर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि जहांगीर ने इसको भाई कौन सी उपाधि दे दी? तो इसको उपाधि दी ज्योतिक राय। किसकी? ज्योतिक राय की उपाधि प्रदान की जहांगीर ने। और कुछ इतिहासकार ऐसा कुछ मानते भी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं यही वो व्यक्ति था। कौन? कवि भरत, जो सीधे बाद में कहां आया? मानशाह के दरबार में आया और मानशाह ने उसे अपना राजकवि नियुक्त किया। क्या किया? राजकवि नियुक्त किया। और जैसे ही राजकवि नियुक्त किया तो भाई आपने अपनी रचनाएं तो लिखनी है, तो इन्होंने अपनी रचना लिखी। कौन सी काव्य? कौन सा? मानवोदय काव्य की यहाँ पर क्या कर दी? रचना कर दी। ठीक है, जिसमें मानशाह के बारे में काफी ज्यादा वहां पर बात कही गई है। इतनी ज्यादा वहां पर प्रशंसा की गई है मानशाह की कि भाई इसने मानवोदय काव्य में मानशाह की तुलना राजा बलि और दानवीर कर्ण, यानी इतना दानी था कि मानशाह की तुलना दानवीर कर्ण और राजा बलि से की गई है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर हम बात करें इसके समकालीन वंश में, अगर हम बात करें चंद्रवंश में, भाई ये तो जहांगीर के बारे में हमने देख लिया कि दिल्ली पर कौन है। अगर हम चंदों में देखें तो यहाँ पर इस समय चंदों में शासनकाल है लक्ष्मीचंद का। मैंने पहले भी आपको बताया था
कि जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद का बेटा हुआ लक्ष्मीचंद, तो रुद्रचंद अपने बुढ़ापे की स्थिति में है, जर्जर अवस्था में था और भाई रुद्रचंद की मृत्यु हो गई, उसका पुत्र लक्ष्मीचंद क्या हो गया, राजा हो गया। अब जब मानसा ने दापा क्षेत्र को इसको हराने के बाद जो वो स्वर्ण कलश लेकर आया था, तो लक्ष्मीचंद की पूरी जो इच्छा थी उन स्वर्ण कलशों को लूटने की थी। तो लगातार हमने चंद्रवंश में डिस्कस कर लिया है कि भाई 7 बार लगातार क्या किया, इसने अटैक किया और 7 बार क्या हुआ, ये हार गया। लेकिन जब 8वीं बार इसने युद्ध किया 1605 ईस्वी में, पैनोगढ़ का जो युद्ध हुआ था भाई, इस युद्ध में क्या हुआ, 1605 ईस्वी में लक्ष्मीचंद, इनके सेनापतियों ने लड़ा। तो लक्ष्मीचंद का सेनापति था उस समय गैंडा सिंह, और भाई हमारे पास मानसा का जो सेनापति था वो था खतडूरा सिंह, और इसी युद्ध में खतडूरा सिंह मारा गया। और इसी की याद में कुमाऊं में अभी भी क्या मनाया जाता है, खतडूरा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर खतडूरा मारा, खतडूरा त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। भाई इसके समकालीन हमने दिल्ली सल्तनत पे भी देखा, जहांगीर था, ये कभी यहाँ पर उनके दरबार में आया। अगर हम समकालीन देखें चंद में, तो लक्ष्मीचंद था, लगातार यहाँ पर अटैक होते रहेंगे, किसके, मानसा के शासनकाल से। एक व्यक्ति यहाँ पर सामने आता है, उस व्यक्ति का नाम है जीतू बगड़वाल, जीतू बगड़वाल। ठीक है, तो जीतू बगड़वाल कहा जाता है कि जीतू बगड़वाल क्या अपने पवाने गाता था। पवाने का मतलब होता है अपने राजा के बारे में फैलाने, लोकोक्तियों से या कुछ गायन शैली से अपना प्रचार प्रसार करना। तो भाई कहा जाता है जीतू बगड़वाल के जो पवाने हैं, उन पवानों में कहा गया है कि जीतू बगड़वाल ने कहा कि जब दापा क्षेत्र भाई जीता था, तो भाई मानसा के द्वारा इसको भाई दापा क्षेत्र का फौजदार नियुक्त किया गया था। किसको, जीतू बगड़वाल को। हालांकि हमें यहाँ पर कहीं नहीं मिलता है, लेकिन केवल जीतू बगड़वाल के पवाने अगर आप सुनेंगे तो उन पवानों में हमें मिलता है कि इसे फौजदार नियुक्त किया था, किसने, मानसा ने। तो भाई यहाँ पर ये चीज हमने देखी, दापा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, समकालीन जहांगीर भी हो गया। समकालीन अगर हम देखें तो लक्ष्मीचंद। एक चीज और है, इसी के शासनकाल की अगर हम बात करें तो एक यूरोपियन यात्री था विलियम फिंच। कौन सा, विलियम फिंच। असल में इस विलियम फिंच ने 1608 से 1611 ईस्वी तक यात्रा की थी भारत की। तो इसी बीच में इसने श्रीनगर की भी यात्रा की, और यहाँ पर जब इसने यात्रा की तो देखा, और विलियम फिंच ने वहां जब गया वो अपने देश, तो कहा कि जो गढ़वाल का राजा है वो सोने के बर्तनों में खाना खाता है। क्या कहा कि सोने के बर्तनों में वो खाना खाता है, तो किसके लिए, मानसा के लिए, तब उस समय गढ़वाल का राजा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा मानसा के शासनकाल की हैं कि दापा क्षेत्र पर है, समकालीन है। चंद्रवंश में कौन है, कौन कौन से कवि यहाँ पर आए थे, और कौन सा ऐसा कोई विदेशी जो भाई जिसने यहाँ पर क्या किया था, आया, आगमन हुआ और भाई अपने लिए, गढ़वाल के राजा के लिए कहा कि सोने के बर्तनों में वो खाना खाता है। इसी के बाद हम बात करेंगे, इसी के बाद इसके पुत्र श्याम शाह के बारे में। इसी के बाद हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट जो राजा है वो है हमारे पास श्याम शाह। अब जो ये श्याम शाह है, हमने यहाँ पर देखा था श्याम शाह के बारे में, टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो 1611 से 1631 ईस्वी तक हमारे पास इसका शासनकाल रहने वाला है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहला ऐसा पवार शासक श्याम शाह होगा जिसने मुगलों के साथ अपनी क्या दिखाई, काफी दिलचस्पी दिखाई मुगलों के साथ, और मुगल दरबार में भी गया। ठीक है, और मुगलों से काफी अच्छी मित्रता भी रही, पहला ऐसा पवार शासक होगा। वर्णन मिलता है हमें सबसे पहले 1621 ईस्वी में जहांगीर का, कि भाई जहांगीर के द्वारा सबसे पहले भाई हरिद्वार की यात्रा की गई, कब, 1621 ईस्वी में। और कहा जाता है कि इसी 1621 ईस्वी में इसने हरिद्वार आया, और हरिद्वार आने पर कुछ गरीब लोग थे उनको यहाँ पर कंबल प्रदान कर दिए गए, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। किसके शासनकाल में, श्याम शाह। कहा जाता है कि भाई श्याम शाह ने इस जहांगीर से क्या की थी, आगरा में जाकर मुलाकात की श्याम शाह ने। तो पहला ऐसा शासक भी कौन होने वाला है जिसने मुगलों के प्रति दिलचस्पी दिखाई, तो वो भी श्याम शाह होने वाला है। अगर हम बात करें तो श्याम शाह के भाई 60 रानियां थी। क्या थी, 60 रानियां थी, लेकिन 60 रानियां होने के बाद भी ये क्या था, निसंतान। क्या था, निसंतान था। अब जब इसकी कोई संतान ही नहीं थी तो भाई उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो भाई अपने राज्य के जो पुरोहित थे, पंडित थे, या जो इसका गुरु था, ठीक है, उनको पूछा गया। तो भाई कहा गया, सबने कहा कि इनको क्या हो गया है, यानी कि इनका जो शहर है वहां पर क्या हो गया है,
वास्तु दोष हो गया है, क्योंकि इसके पिता मानशाह ने क्या किया था, जब दाबा क्षेत्र जीता था तो उस समय पर मानपुर नामक एक शहर की स्थापना की थी। तो भाई कहा कि ये वास्तु दोष हो गया है। तो इसी के द्वारा इसका जो गुरु था कौन, शंकर देव, इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई, किसकी, वास्तु शिरोमणि। वास्तु शिरोमणि की क्या की गई, रचना की गई, किसके द्वारा, शंकर देव के द्वारा। तब भी ये निसंतान रहे, तब भी इनकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो कहा जाता है कि भाई 1625 ईस्वी में इनके द्वारा श्रीनगर में, इन्हीं के शासनकाल में केशव राय मठ की स्थापना की थी। किसने, महीपति शाह के द्वारा श्रीनगर में केशव राय मठ की स्थापना की है। ध्यान रखना, स्थापना महीपति शाह करेगा, लेकिन शासनकाल किसका है, श्याम शाह का। इसी के शासनकाल में एक केशव राय मठ की स्थापना हुई थी। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि भाई 1624 ईस्वी में यहाँ पर जो जेसुइट पादरी का एक समुदाय था यूरोप में, उनमें से आंद्रेदो और मार्क्स किंग, ठीक है, मार्क्स किंग और आंद्रेदो, इन दो लोगों ने क्या किया था, उस समय श्रीनगर पर भ्रमण किया था। श्रीनगर में इनका आगमन हुआ था। जो जेसुइट पादरी एक समुदाय उस समय यूरोप में था पादरियों का, वहां उनके जो ग्रुप था, उनके दो लोग यहाँ पर उस समय पर आए थे। इसी के साथ साथ अगर हम और देखें कुछ मिसलिनियस तथ्य, अगर हम श्याम शाह के बारे में देखें तो भाई श्याम शाह के शासनकाल में हम सबसे पहले कि भाई पहला ऐसा जो एकमात्र परमार शासक जिसका महासु देवता की आरती में जिसके नाम का क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है, उसके नाम हमें वहां पर वर्णित मिलता है, तो वो भी कौन है, श्याम शाह ही है। कहा जाता है कि भाई इसी श्याम शाह को अंतिम दिनों में क्या होता है, बिलासी राजा कहा गया है। तो परमार वंश का बिलासी राजा भी कौन है, श्याम शाह को ही कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक भी किसको, श्याम शाह को ही कहा जाता है। यानी जो प्रकार की रणनीतियां मोहम्मद बिन तुगलक की थी, उसी प्रकार की जो नीतियां थी वो किसकी थी, श्याम शाह की ही थी, इसलिए इसे गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। फिर कहा जाता है कि भाई परमार वंश का पहला शासक था जिसका हमें क्या मिला है, वह एकमात्र शासक परमार वंश है जिसका हमें क्या मिला, चित्र उपलब्ध होता है। पहला शासक जिसका हमें चित्र क्या मिला है, भाई उसके फोटो या छायाचित्र हमें सबसे पहले मिला है, वो भी कौन था, श्याम शाह ही था। दूसरा अगर हम देखें तो भाई इसकी मृत्यु अगर हम देखें तो अलकनंदा नदी में 1631 ईस्वी में अलकनंदा नदी में डूबने से क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। किसकी, तो कौन सा ऐसा परमार शासक है जिसकी अलकनंदा में नदी में डूबने से मृत्यु हो गई, वो भी कौन था, श्याम शाह। कहा जाता है कि नाव में था, वो नाव पलट गई और इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी 60 रानियों ने क्या किया, सती, इसकी जो 60 रानियां थी वो सती हो गई। यानी सती प्रथा का भी पहला प्रमाण हमें परमार वंश में, सती प्रथा का जो पहला प्रमाण है वो भी हमें श्याम शाह के शासनकाल से ही मिलता है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं जौहर प्रथा को। भाई जौहर प्रथा का प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, अजय पाल के शासनकाल में, जब वो कप्पू चौहान उप्पूगढ़ पर अटैक करता है तो वहां पर भाई हमें जौहर प्रथा देखने को मिलती है। और यहाँ पर श्याम शाह के शासनकाल में हमें क्या मिलता है, सती प्रथा का हमें यहाँ पर प्रमाण मिलता है, किसके, श्याम शाह के शासनकाल में। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट जो राजा थे श्याम शाह और मानसा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा है परीक्षा दृष्टिकोण से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगले नए सेशन में, इसी के अगले शासकों के बारे में वहां पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।